परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और जैसा कि सबको पता है अभी हमारी फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी, तो आज जो क्लासेस से रिलेटेड बात करेंगे वो है फोर्स, न्यूटन्स लॉ, इक्विलिब्रियम, सिंपल मशीन्स, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ जानने से पहले हमें एक चीज जानना है, वो है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी वैसे चीज है जो जिसके सिर्फ एक नंबर रहता है, मतलब एक अमाउंट, मैग्नीट्यूड मतलब एक अमाउंट रहता है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी रहता है। तो आप इसको किस तरीके से समझते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो इस डिस्टेंस का जो लेंथ है वो आप इस डायरेक्शन से मापे या फिर इस डायरेक्शन से मापे, दोनों में ही ये 1 मीटर की डिस्टेंस है। तो ये जो लेंथ है वो बेसिकली कौन से डायरेक्शन से आप माप रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली टाइम है, बट जो डायरेक्शन कैसे मैटर करता है, मान लीजिए वेलोसिटी या फिर फोर्स, इसको हम ऐसे देखते हैं फोर्स। तो आप मान लीजिए एक बक्सा रखा हुआ है, इसके ऊपर आप एक इंसान इस तरीके से फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन से फोर्स देंगे तो ये इस डायरेक्शन में से मूव करेगा। अगर आप इस डायरेक्शन से फोर्स देंगे तो जो बक्सा है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो एक जो स्केलर क्वांटिटी है वो हमारे डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होती है, लेंथ, जिसका मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, एंट्रोपी, पावर, ये सारे स्केलर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट एंड वेट। तो ये अब इसमें एक चीज देखना है, मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेसिकली हम पढ़ते टाइम अगर दोनों सिमिलर चीज ही समझते हैं तो एक्चुअली दोनों सिमिलर है नहीं। ओके, तो आप इस पे डिटेल्स में बात करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी है which have only one magnitude but no direction, कोई डायरेक्शन नहीं है, such as mass, speed, volume, work, energy, ये सारे। तो इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, all these are scalar quantities। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके मास भी है, जिसके अमाउंट मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ में डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड व्हिच आर एडेड अकॉर्डिंग टू देयर सर्टेन रूल्स ऑफ एडिशन। तो इनको लेंथ, मतलब सपोज स्केलर क्वांटिटी में इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड लेंथ है 1 मीटर और यहां तक का है 2 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। तो ये लेंथ हम 3 मीटर पता कर सकते हैं। पर वेक्टर में क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज में जो एडिशन का रूल है या फिर सब्सट्रैक्शन का रूल है वो सारे डेफिनेट रूल के हिसाब से चलता है, उसके कुछ नियम है, उसी नियम से उसके गुण भाग ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, ये सारा है। डिस्टेंस क्या है, द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज डिस्टेंस। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे डिस्टेंस क्या है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस जो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे कवर किया गया है, ये स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। जो टाइम लगा है वो नेगेटिव टाइम तो नहीं हो सकता, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस इज पॉजिटिव, तो डिस्टेंस ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है,
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये बेसिकली वेक्टर यूनिट है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना होगा। तो आई होप स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब आते हैं टर्म्स रिलेटेड टू मूवमेंट। तो मूवमेंट से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स हमें जानना है जो कभी कभार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि स्पीड। स्पीड क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड क्या होता है? टोटल जो स्पीड क्या है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है बाय कितने मिनट में कवर किया गया है, ये है स्पीड। इसका SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर सेकेंड इन ए सर्टेन डायरेक्शन। तो यहां पे आ गया कि कौन से स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये कवर किया है। अगर ये एक इंसान है जो रास्ते पे चल रहा है, तो ये चलते चलते कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, ये T टाइम में कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट है D टोटल। तो ये कौन से डायरेक्शन में कवर किया है? क्या ये इस तरीके से कवर किया है, क्या ये इस तरीके से कवर किया है, या फिर ये इस तरीके से कवर किया, डायरेक्टली कवर किया है। तो जिस डायरेक्शन के ऊपर गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करता है। जो दिख है वो कौन सी दिशा में जा रहा है वो मैटर करता है। ठीक है, तो इसे दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो SI यूनिट है वो भी मीटर पर सेकेंड है, बट इसमें अब जो डायरेक्शन है उसका एक ऑब्जेक्टिव आ गया। ठीक है। एक्सीलरेशन क्या है कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो कितनी जल्दी जल्दी इसने रेट चेंज किया है, मतलब ये क्या अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ही जा रहा था, या फिर ये पहले 1 मीटर पर सेकेंड था, उसके बाद 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 3 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसे कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग वेलोसिटी में गया है। अगर इंक्रीजिंग वेलोसिटी में कंटिन्यूअसली गया है, कि जैसे पहले 1 मीटर पर सेकेंड था, उसके बाद 2 मीटर पर सेकेंड हुआ, फिर 3 मीटर पर सेकेंड हुआ, 4 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो इस तरीके से अगर इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ वेलोसिटी में अगर गया है तो वो है एक्सीलरेशन। ठीक है, ये जो रेट चेंज हो रहा है, जो वेलोसिटी की चेंज हो रही है, उसका रेट को एक्सीलरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज, एक्सीलरेशन तो जब इंक्रीज होती है, जब डिक्रीज होती है इसे नेगेटिव एक्सीलरेशन भी कहा जाता है एंड रिटार्डेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? जब वो रेट धीरे धीरे कम होने लगेगा। जैसे आप मान लीजिए बाइसाइकिल चला रहे हैं, तो एक टाइम में आपका स्पीड धीरे धीरे बढ़ा, उसके बाद फिर एक टाइम पे आपका स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जब ये कम हो रहा है ऐसा कंडीशन में, तब क्या कहा जाता है? ये रिटार्डेशन है। ओके, अब इसमें एक चीज हमें जानना है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है कि किसी एक बॉडी को, किसी कोई भी एक चीज को आप जब दूर तक पहुंचाने के लिए सीधे तरीके से ना फेंक के ऊपर की तरफ फेंकते हैं, और वो अगर यही जो है, ये आदमी ऐसे हाथ में भला लिया हुआ, इसको फेंकना है यहां तक, तो ये डायरेक्टली फेंक सकता है या फिर ये ऐसे डायरेक्शन में भी फेंक सकता है। तो इस डायरेक्शन में अगर कोई फेंकता है, इसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। When a body moves under constant acceleration whose direction is different from the direction of the velocity of body, तो उस टाइम पे क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है।
ठीक है, तो दैट टाइम क्या होता है, जो बॉडी है यहाँ पे मान लीजिए ये जो भला है, ये भला जो है वो ऐसे कार्व्ड एक पाथ फॉलो करता है, जैसे प्लेन, अगर प्लेन से आप कुछ चीज फेंक रहे हैं तो ये मान लीजिए प्लेन जा रहा है, प्लेन से आप कोई चीजें फेल रहे हैं तो वो जमीन पे पहुंचेगा ऐसे डायरेक्शन को लेके, ये डायरेक्टली ऐसे नीचे नहीं पहुंचता है। तो जब इस तरीके से मूवमेंट होती है इसे प्रोजेक्टाइल मूवमेंट कहता है, एंड ये जो कर्व पाथ है दिस इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। जैसे जैवलिन थ्रो होती है, सपोज दिस इज नीरज चोपड़ा, तो ये जो जैवलिन थ्रो होती है दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। हम बहुत दूर से फेंकते हैं और वो सीधा बहुत दूर जाके गिरते हैं, 82 मीटर 100 मीटर तक भी जाता है। तो वो जो पाथ पे जाता है उस पाथ को कहा जाता है ट्रेजेक्टरी, एंड इट्स अ पैराबोलिक पाथ। ओके, तो द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन एरो रिलीज्ड फ्रॉम ए बो, जैसे अगर आप कोई धनुष से तीर निकाल रहे हैं या फिर एरोप्लेन से कुछ ड्रॉप कर रहे हैं या फिर कोई बॉल फायर कर रहे हैं कैनन से, जैसे बॉर्डर्स पे अभी दिखते हैं बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जहां से वो दूर बहुत दूर एनिमी लाइंस के दूसरे साइड पे जाके बॉम्ब गिराते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, या फिर जो मिसाइल सिस्टम्स होते हैं जैसे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, तो ये जो पाथ फॉलो करता है ये सब है ट्रेजेक्टरी पाथ जो प्रोजेक्टाइल मोशन का है। जैसे ये कैनन से थ्रो कर रहा है, सी इंडियन आर्मी यहां से अगर कोई मिसाइल थ्रो कर रहा है तो वो क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ये सब वही सिमिलर पाथ फॉलो करता है। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है, मतलब मोशन इन ए प्लेन कहा जाता है। द थ्रो ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर आपको प्रोजेक्टाइल के थ्रू प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू कवर करना है तो वो 45 डिग्री एंगल पे होती है। मतलब इस आदमी के भले के साथ जो जमीन का एंगल होता है वो 45 डिग्री की होनी चाहिए। तो 45 डिग्री में सबसे ज्यादा डिस्टेंस ये प्रोजेक्टाइल मोशन कवर कर सकता है। ठीक है, और एक चीज जानना है कि द एंगल ऑफ 90 इज फॉर्म्ड बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये अगर हाईएस्ट पाथ है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन हो रहा है ऐसे डायरेक्शन पे, वेलोसिटी है ऐसे डायरेक्शन पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री की एक एंगल बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में इतना याद रखना जरूरी है। जैसे ओलंपिक गेम्स होती है, ये हमारे नॉर्मल लाइफ में कई बार देखने को मिलता है, जैसे प्लेन से कुछ चीजें फेंक रहे हैं या फिर ऊपर से मूविंग ट्रेन से कुछ चीजें फेंक रहे हैं, या फिर ऐसे हो सकता है कि तीर चला रहा है, तीर कमान चला रहा है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आर्मी कोई मिसाइल फेंक रहा है। तो ये सारे जो प्रोसेस है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं सर्कुलर मोशन। तो ये जो मोशन है दिस इज ए सर्कुलर मोशन। When an object moves on a circular path, तो कोई अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसे सर्कुलर मोशन कहा जाता है, सीधी बात है। ठीक है, तो ये अगर यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव करते हैं तो इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। तो सर्कुलर मोशन में क्या होती है, एक एक्सिलरेटेड मोशन रहता है और इसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन वो कंटिन्यूअसली एवरी पॉइंट पे चेंज होता रहता है। ठीक है, तो कभी ऐसा है कभी ऐसा है कभी ऐसा है, तो कंटिन्यूअस जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है, एंड जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के साथ, मतलब 90 डिग्री एंगल पे बना रहता है। ठीक है, जैसे ये मेरी गो राउंड मेले में आप लोगों ने देखा होगा, तो ये एक ऐसे सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है
कि अगर आप एक रस्सी के साथ एक पत्थर बांध के उसको बहुत दूर से घुमाते हैं तो वो क्या करता है, गोल होके घूमता रहता है, दैट इज सर्कुलर मोशन। और जैसे ये स्ट्रिंग, जैसे ये रस्सी टूट जाता है तो वो पत्थर क्या होता है, सीधा किसी एक डायरेक्शन में जाके गिर सकता है, क्योंकि वेलोसिटी उसका उस डायरेक्शन पे था उस मोमेंट पे, ठीक है। और जैसे ही ये रोटेशन बंद हो जाता है तो वो स्टोन लीनियरली फ्लाई करता है, किसी भी एक डायरेक्शन में सीधा जाके गिरता है, ना कि वो सिमिलर सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। ओके, तो ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, अब आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन की जो गति की लॉज है उसको, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स बेसिकली फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है इन्हें, एंड फर्स्ट प्रोपाउंडेड लॉ ऑफ मोशन इन हिज बुक प्रिंसिपिया। तो इनका बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ठीक है, ये इनका बुक का नाम था जो 1687 में इन्होंने लिखा था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में अगर बैठा हुआ है किसी जगह पे, तो जब तक उसको बाहर से कोई फोर्स नहीं दिया जाएगा तब तक वो उसी जगह पे बैठा रहेगा। अगर उसको कोई फोर्स दे दिया तो वो कंटिन्यूअसली उसी फोर्स में मूव करता रहेगा, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, वो उसी जगह पे बैठा रहेगा। और इफ इट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर अगर वो कंटिन्यूअसली एक स्पीड पे मूव कर रहा था, इट विल कंटिन्यू टू मूव एट द सेम मैनर। तो अगर वो मूव कर रहा था तो वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। तो अगर बैठा हुआ था तो बैठा हुआ रहेगा, अगर मूव कर रहा था कोई स्पेसिफिक स्पीड पे, कोई यूनिफॉर्म स्पीड पे, तो वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, अनलेस देयर इज ए एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जब तक उसके ऊपर अलग से कोई फोर्स ना लगाया जाए, जो बैठा हुआ था वो बैठा रहेगा, जो कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव कर रहा था वो मूव करता रहेगा। its present state should not be changed by applying external force। तो जो इसके वैसे स्पेसिफिक सिचुएशन था वो चेंज नहीं होगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे लगाया ना जाए, ठीक है। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे द फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो इसमें और क्या कहा गया कि टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और द यूनिफॉर्म मोशन विदाउट एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इनर्शिया। तो अगर ये जो चीज हम कह रहे हैं कि कोई अगर एक चीज है, कोई अगर एक वस्तु है जो कंटिन्यूअसली अगर रेस्ट पे था तो रेस्ट पे बैठा रहेगा, और अगर मूव कर रहा था तो उसे वो मूव करता रहेगा, ये जो टेंडेंसी है, ये जो कैरेक्टर है, इसे इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। तो किसका इनर्शिया कितना ज्यादा होगा वो कैसे मेजर किया जाता है, उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है। और यहां से डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी फर्स्ट लॉ से ही डिफाइन होती है, ठीक है। तो बस इतना सा याद रखना एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्या है, फोर्स। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स के बारे में पता चलता है। तो अब फोर्स क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो फोर्स है कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो चेंज करता है या फिर ट्राई टू चेंज द इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फोर्स बेसिकली एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो जैसे कंडीशन था उस कंडीशन को चेंज करता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है। बहुत बार होता है हम लोग कुछ ऐसे बक्से को धक्का मार के उठाने की कोशिश करते हैं या फिर उसको खिसकाने की कोशिश करते हैं, बट वो होता नहीं है, बट स्टिल कुछ ना कुछ फोर्स हमारी तो उसके ऊपर लग रहा है ना। तो ये जो चेंज करने की हम कोशिश कर रहे हैं वो भी फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि
किस डायरेक्शन से आप फोर्स दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस जो वस्तु है उसका कंडीशन या फिर उसका डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं। तो मान लीजिए अगर ये एक बक्सा था, इस बक्से के ऊपर आप फोर्स लगा रहे थे, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे तो इधर जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये इधर जाएगा। अगर आप ऊपर से फोर्स लगाएंगे, अगर आप ऊपर से ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है आप कौन से डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं। ओके, तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। आई होप एसआई यूनिट क्या होती है इसके बारे में आप सबको पता होगा। अगर नहीं आपने देखा है, पढ़ा है, तो लास्ट जो क्लास था यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसके बारे में जाके जरूर पढ़ लीजिए। तो इनर्शिया का कुछ कुछ एग्जांपल क्या है? व्हेन ए स्टेशनरी मोटर और ट्रेन सडनली स्टार्ट्स मूविंग, द पैसेंजर सिटिंग इन इट लीन्स बैकवर्ड। तो मतलब कोई अगर कार है, कोई अगर गाड़ी है जो ऐसे बैठा हुआ था, उसको वो अगर अचानक से चलने लगे तो नॉर्मली क्या होता है, उस गाड़ी के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे वो पीछे की तरफ ऐसे लीन हो जाते हैं। या फिर अगर अचानक से आप ब्रेक मारते हैं तो जो लोग थे वो सामने की तरफ हिल जाते हैं, है ना। तो ये एक एग्जांपल है इनर्शिया का कि आप जिस कंडीशन में थे, जैसे कि आप चल रहे थे, तो आपके जो सीट से लगा हुआ आप जहां पे बैठे हुए हैं वो तो तुरंत स्टॉप हो गया, बट आपकी बॉडी फिर भी मूव कर रहा था, तो इसलिए आप सामने की तरफ झुक गए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है इनर्शिया का। When a moving motor car stops suddenly, the passenger sitting in it leans forward. इसका मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया। When a blanket is held by hand and beaten with a stick, the dust particles fell off. ये भी एक एग्जांपल है। कोई भी अगर कंबल है, आप उसके ऊपर लाठी से मार रहे हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल होता है वो उड़ जाता है या फिर कहीं पे गिर जाता है। तो ये भी एक इनर्शिया की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड on that object and the change in momentum occurs in the direction of force. तो सेकेंड लॉ ये कह रहा है कि कोई भी वस्तु का जो मोमेंटम की चेंज है वो जो जितना फोर्स दिया गया है उसकी प्रोपोर्शनल होगी। मोमेंटम क्या है इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो अभी सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि मोमेंटम की जो चेंज है वो जितना फोर्स ऐड किया गया है उसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और सिर्फ फोर्स के प्रोपोर्शनल है ऐसा ही भी नहीं है, जिस डायरेक्शन में फोर्स दिया गया है मोमेंटम की चेंज भी उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर फोर्स अप्लाई किया गया है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन फोर्स के डायरेक्शन में होगा। फोर्स ये है बेसिकली फोर्स, तो फोर्स इस तरीके से अगर दिया गया, दिस इज थर्स्ट फोर्स, तो एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में हुआ है। ओके, और ये अगर जो एम्बुलेंस है उसका टोटल मास ये है, दिस इज टोटल मास, इसका जो टोटल वजन है वो एम है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से जो फोर्स है वो उसका वजन और एक्सीलरेशन की गुण है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। एक्सीलरेशन, मास, इन दोनों की जो गुण है वो है टोटल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बेसिकली क्या है कि अगर गाड़ी इस साइड से जा रहा है तो जो रास्ता है वो भी एक दूसरा फोर्स गाड़ी के ऊपर देगा, वो हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, जिसके बारे में नेक्स्ट थर्ड लॉ पे बात करेंगे। तो ये है सेकेंड लॉ। बेसिकली क्या कहा गया है कि जो फोर्स है उसके
जो एफ है वो टोटल नेट फोर्स है, एंड वो गाड़ी की जो टोटल मोमेंटम है, या फिर कोई भी वस्तु का कोई भी चीज है उसका जो टोटल मोमेंटम है उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और उसी के डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में मोमेंटम की मूवमेंट भी होगी। ओके, नेक्स्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसका एक ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होगा। जैसे कि अगर आपने किसी गन को फायर किया है तो जो ऑपरेटर है वो पीछे की साइड बैक करता है, या फिर आप अगर हाथ से कोई गोली चला रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, तो आपके हाथ के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, तो वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ। जैसे बैकवर्ड मूवमेंट क्या होती है कि अगर आप बोट से यहां से पानी से बाहर आ रहे हैं, बोट से बाहर आ रहे हैं, बोट से जंप कर रहे हैं, तो बोट थोड़ा पीछे की तरफ खिसका जाता है, तो वो होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वैसे ही ये है कि इस साइड पे फोर्स चल रहा है, तो गाड़ी जो है वो रास्ते के ऊपर कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ओके। तो वो उसके वजह से जो रास्ता है वो भी गाड़ी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स देगा न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से। वो जो एक्स्ट्रा फोर्स दे रहा है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। जो रिएक्शन रास्ता गाड़ी के ऊपर दे रहा है, गाड़ी रास्ते के ऊपर जो दे रहा था दैट इज थर्स्ट फोर्स, वो एक्चुअल फोर्स था, और जो रास्ता गाड़ी के ऊपर फोर्स क्रिएट कर रहा है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। तो इवन रॉकेट फ्लाई करते टाइम भी ऐसे ही ऑपोजिट एक थर्स्ट आता है, ऑपोजिट एक फोर्स आता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपको याद रखना है। जैसे कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन एनी ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स और सिस्टम, देन द टोटल अमाउंट ऑफ दैट सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कोई अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रह रहा है तो क्या होगा कि जो ग्रुप है सिस्टम का, उसका जैसा कंडीशन था वैसे ही कंडीशन में वो रहेगा। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट मीन्स द मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिशन इज इक्वल। तो ये आपको याद रखना है। जैसे अब इस तरीके से देखते हैं कि दो ऐसा बॉल रखा गया था, ये वाला जो बॉल है ये जाके इसके साथ धक्का लग गया, तो नेक्स्ट कैसा होगा, दो बॉल ऐसे जुड़ गया, ठीक है। तो ऐसे दो बॉल जुड़ गया ना, तो अब एक्सटर्नल फोर्स ये था, क्योंकि ये जो बॉल है ये तो बैठा हुआ था, तो ए बॉल बी बॉल के साथ धक्का लगने के बाद दोनों ए और बी जुड़ गया, राइट। तो अगर दोनों बॉल एक दूसरे के साथ धक्का नहीं लगता तो ये ऐसे ही कंडीशन में रहता, बट धक्का लगने की वजह से दोनों अब ऐसा हो गया है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं रहता तो जो टोटल मोमेंटम है, इन दोनों का जो टोटल मोमेंटम है ये इसी तरीके से रहता, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके। तो अदर फोर्सेस के बारे में अभी बात कर लेते। तो इतने सारे फोर्सेस के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात किया, तो कुछ कुछ और ऐसे फोर्सेस है जिसके बारे में हमें जानना है। तो पहले तो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, द फोर्स एक्ट्स ऑन इट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल पे बताया था कि एक अगर स्टोन को रस्सी से बांध के रखते हैं और फिर उसको ऐसे ऊपर की तरफ घुमा रहे हैं, तो तब क्या होगा कि रस्सी के ऊपर, रस्सी स्टोन को खींच रहा है, स्टोन रस्सी को खींच रहा है, तो ये जो रस्सी स्टोन को खींच रहा है ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। बस आपको ऐसे ही याद रखना है, जो स्टोन है वो रस्सी को जैसे खींच रहा है वह है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो रस्सी स्टोन को खींच रहा है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। मतलब ये हम देख रहे हैं, एक ऐसा लड़की है जो स्टोन को इस तरीके से घुमा रहा है, ठीक है। तो जब घुमा रहे हैं
तो ये जो स्टोन है, ये स्टोन जब इस साइड पे काम करते हैं, मतलब क्या है कि वो रस्सी स्टोन को अपने डायरेक्शन में जो खींच रहा है, ये अपने डायरेक्शन में खींच रहा है, तो रस्सी जो स्टोन को अपने डायरेक्शन में खींच रहा है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ। तो अगर ये फोर्स नहीं रहेगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव नहीं कर सकता। इफ ए बॉडी ऑफ मास इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ v ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, देन जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होगा, mv²/r। ये आपको याद रखना है। कोई अगर ऐसा वस्तु है जिसका मास है m, स्पीड है v और सर्कुलर जो पाथ है वो उसका रेडियस है r, तो ये है उसका फॉर्मूला। अब आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे आ रहा है, ये जो लड़की है ये एक रस्सी को ऐसे घुमा रही है, तो रस्सी स्टोन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमने पता कर लिया। नेक्स्ट आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो स्टोन रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो जैसे कि अगर ये सर्कुलर पाथ में एक ऐसे घूम रहा है जहां पे इतने सारे बच्चे हैं, तो सारे के सारे बच्चे देखिए बाहर की तरफ, इस सब का जो बैठने का जगह है वो बाहर की तरफ है, क्योंकि जो स्टोन है वो स्टोन रस्सी को बाहर की तरफ खींच रहा है। ओके, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब दोनों ही, एक अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो उसके ऑपोजिट में एक फोर्स होनी चाहिए, तो जो ऑपोजिट वाला फोर्स है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, वो था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में कोई अगर ऐसा इमेजिनरी, एक बेसिकली ये इमेजिनरी फोर्स है जो एक बॉडी के ऊपर एनवायरमेंट की वजह से आती है, तो वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट होती है। एंड इसी कंडीशन को यूज करके कपड़े सुखाने की जो मशीन होती है, ड्राइंग मशीन, उसको यूज किया जाता है। मशीन फॉर एक्सट्रैक्टिंग बटर फ्रॉम मिल्क, तो दूध से बटर बनाने के लिए जो चार्निंग प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के लिए भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज किया जाता है। तो आई होप जितने भी फोर्सेस चल रहा था इसके बारे में अभी और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम्स के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने आज की सेशन में क्या देखा, फोर्स क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब देखा। फोर्स क्या होती है, न्यूटन्स के 3 लॉस क्या क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे काम करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने एग्जाम्पल भी देखा। इसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सर्कुलर मोशन, ये सब भी हमने देख लिया। तो बस इतना सा हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर चेक कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।